Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑफिशियल YouTube चैनल पर। In today's video, we have to discuss over here Civics Chapter 2, that is for Standard 8, and this is for Day 9. This is for Day 9. My dear student, यदि अब तक आपने Day 1, Day 2 से लेकर Day 8 तक के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां हमारे वीडियो वहां से आप देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफी मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। So without wasting our time, today once again I'm going to start. The topic is here, directive principles of state policy. This is topic number 1 and fundamental duties. This is topic number 2. आज हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे और ये लास्ट क्लास है हमारे इस चैप्टर 2 का, आइडियल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस का। माय डियर स्टूडेंट्स, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब राज्य के नीति के लिए, इसको हम लोग कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। मतलब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व है, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। किसके कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और इट इज मेंशन इन पार्ट 4 आर्टिकल 36 to article 51. Article 36 to article 51. Directive principles of state policy has been mentioned in Indian Constitution in part 4, article number 36 to article 51. Guidelines दिया हुआ बेटा, in this क्या दिया हुआ? Guidelines has been given. किसके लिए दिया गया? तो गवर्नमेंट के लिए दिया गया। गाइडलाइंस हैज बीन गिवन टू द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, सोसाइटी में जो सिटीजन है उसके कल्याण के लिए सरकार को कुछ गाइडलाइंस दी गई है। उन्हीं गाइडलाइंस जो दी गई है हमारे आर्टिकल 36 to 51 which is mentioned in section number 4, that is known as the directive principles. That is known as the directive principles. It promotes a just social order. समाज में जो इक्वालिटी है, सोवरेनिटी है या लिबर्टी है, फ्रैटर्निटी है, बंधुत्व है, संप्रभुत्व है या समानता है, इसको फॉलोड अप करती है। और सरकार को भी कुछ प्रिंसिपल्स है कि वो जो लॉज बनाएगी बेटा, वो जो कानून में कभी अमेंड करने को सोचेगी या नई कानून पेश करेगी, नई विधेयक लाएगी, वो लेजिस्लेटिव बड़ी मतलब स्टेट में, आई मीन टू से कि अगर विधानसभा में लेजिस्लेटिव असेंबली में यदि लाई गई तो भी स्टेट के लिए पॉलिसी है, पॉलिसी मेंशन है। और अगर लोकसभा में लाई जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उनकी भी पॉलिसी आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 सेक्शन नंबर 4 में दिया गया है। समझ में आ रही है बेटा? तो मैं पिछले क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंडिया इज ऑल्सो स्टेट। वी आर गेटिंग बिहार इज स्टेट, झारखंड स्टेट, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। Likewise, there are 30 states in our nation, 31 states in our nation, 30 states in our nation. And out of that, the reform accept that 7 union territories, 6 union territories are also in our country. So from all of this, our entire the nations, from with the help of from article 36 to 51 and section number 4, it has been given the directive principle to the state policy. कहाँ से ले गए बेटा? आर्ट से। Okay. Sir, in this, Supreme Court has also power to conscience of the constitutions. कभी भी संविधान में अगर कोई संशोधन हो रही है या कोई अमेंड हो रही है या कोई नए कानून आ रहे हैं बेटा,
तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ पावर्स हैं कि वो कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन आर्टिकल 36 to 51, जिसके अकॉर्डिंग वो अगर सरकार उसके खिलाफ जाती है कभी भी तो सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट भी उसके खिलाफ या फिर सरकार को प्रेशर में डाल सकती है या सरकार के खिलाफ कुछ बिल ला सकती है। बिल लाने का मतलब है कि कुछ रीट ला सकती है। रीट मतलब एक रिटन डॉक्यूमेंट्स स्टेट को दे सकती है। गवर्नमेंट फॉलोज दीज प्रिंसिपल टू एडमोनिश प्रोडक्टिव एंड लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग मैटर्स एंड कोर्ट ऑफ लॉज। लिखा हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर इनफॉर्सिबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉज। गवर्नमेंट को ये प्रिंसिपल मतलब ये नीति बनाने के लिए नियम जो है, जो भी मेंशन है यहाँ सेक्शन 4 में आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51, वो सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी को बनाने में हेल्प करने के लिए दी गई। वो गलत पॉलिसी नहीं बना सकती बेटा, समझ में आ रही। जो भी पॉलिसी होगी समाज के सभी वर्गों के लिए होगी और समाज के सभी वर्गों को इक्वल प्रॉफिट उससे मिलने वाला है और बिना भेदभाव का। सॉवरेनिटी, फ्रैटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी सारी जो हमारे प्रियम्बल में है, These all matters should be mentioned in detail। कोई भी ऐसी पॉलिसी सरकार नहीं बना सकती जिससे किसी खास व्यक्ति को फायदा हो और किसी रेस्पेक्टिव व्यक्ति को हानि हो या किसी रेस्पेक्टिव व्यक्ति के लिए ना हो, ऐसे नहीं हो सकती। समझ में आ रही बेटा? अगर ऐसा होता है तो इस पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास बहुत सारे पावर हैं, उन पावर का प्रयोग करके रेट ला सकती है, एक रिटन डॉक्यूमेंट ला सकती है इन अगेंस्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। जो रूलिंग पार्टी है उनके खिलाफ ला सकती है। समझ में आ रही होगा? होप कि आपको ये सारी बात समझ में आई होगी। दे आर नॉट इनफॉर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉज। किसी भी लॉज, कोई भी लॉज मतलब कोर्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी जो भी लॉज हैं, जो रिस्पेक्टिव लॉज वगैरह सब अगर कोई इंसान लगाती है, कोई सरकार लगाती है, इन दैट केसेस दे आर नॉट इनफॉर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉज। ये इनफॉर्सेबल नहीं होगा। लेकिन ध्यान रहे से इनफॉर्सेबल मतलब वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होगी, लेकिन सरकार कभी भी गलत कदम या गलत नीति नहीं बना सकती। जो भी नीतियां बनेगी सरकार की वो इसी आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। इससे बाहर जाकर के दे कैन नॉट मेक एनी पॉलिसी टू द नेशंस। ओके, समझ में आ रही बेटा? आप होप कि आप समझ पा रहे होंगे। फिर भी यदि आपको समझ में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, नीचे कमेंट बॉक्स, उस कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमारे ब्रॉडकास्ट से भी आप जुड़े हुए हैं, वहां आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है, 3-4 क्लासेस की वीडियो, एक लंबी वीडियो कतार में लग गई है हमारे प्ले लिस्ट में, सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की है बेटा। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? तो हमने कहा था कि देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। उन 6 फंडामेंटल राइट्स की जो चर्चा की गई है उसके बारे में हमने क्या कहा था कि सेक्शन 3 कितने बेटा? सेक्शन 3 आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32, सेक्शन 3 आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 जितनी भी बातें की गई है, these all matters or issue has been mentioned into article 14 to article 32. They all are related with the fundamental rights। और वो सारे के सारे क्या बेटा? फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने चर्चा भी किया है अलग अलग आर्टिकल के बारे में। और आपको फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इसके साथ along with the fundamental rights there are some fundamental duties also। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारी है जो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज से कभी बाहर नहीं जा सकते। फंडामेंटल ड्यूटीज के बेअंत जाकर कोई एक्शन अपने देश में या अपने सोसाइटी में नहीं ले सकते। समझ में आ रही बेटा? ओके, तो सर राइट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। यदि फंडामेंटल ड्यूटी ना हो, सपोज लेट्स देयर इज नो फंडामेंटल राइट्स इन द नेशंस, तो क्या डेमोक्रेसी रह पाएगी? सर क्या फंडामेंटल राइट्स फॉलोड होंगे? नहीं होंगे। कुछ ड्यूटी भी उसको दिया जाएगा तभी ना कि हमारी ये ड्यूटीज, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसको फॉलो करना है। नहीं फॉलो करेंगे तो उसके खिलाफ भी अगेंस्ट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल हैं
जो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा, कुछ फंडामेंटल ड्यूटी भी होनी चाहिए। तो राइट्स तभी सिक्योर रहेगी जब फंडामेंटल ड्यूटीज भी रहेगी, जब फंडामेंटल ड्यूटीज भी रहेगी। समझ में आ रही है? ओके सर, राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटररिलेटेड, बोथ आर इंटररिलेटेड। राइट्स का रहना, ड्यूटीज का रहना, किसी डेमोक्रेटिक नेशन में कुछ राइट्स भी रहे और कुछ ड्यूटीज भी रहे, दोनों का रहना अत्यंत आवश्यक है। और सिमिलर है, जितनी आवश्यकता राइट्स की है उतनी आवश्यकता ड्यूटीज की भी है। जितनी आवश्यकता राइट्स की है उतनी आवश्यकता किसकी भी? ड्यूटीज का भी है। ये जितने भी ड्यूटीज डाले गए हैं अंडर द अमेंडमेंट ऑफ 42nd, दैट इज फ्रॉम एक्ट ऑफ 1976। 1976 में 42वां अमेंडमेंट, एक बात और मैं बताना भूल गया, बता देता हूं। इस अमेंडमेंट को बोल ही देता हूं, 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। 42वां अमेंडमेंट जो थी, इस 42वां अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ओके, अब जरा देखिए, नेक्स्ट इज दैट इज सम इन द 42nd Amendment Act of 1976 added some responsibility of the citizen to our constitution, that is called fundamental duties। जो 42वें अमेंडमेंट में कुछ ड्यूटीज डाले गए हैं 1976 में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ जनताओं को दी गई है, दैट इज नॉन एज फंडामेंटल ड्यूटीज, दैट इज नॉन एज फंडामेंटल ड्यूटीज। समझ में आ रही है? ओके, क्या क्या है उसमें से कुछ को हमने यहाँ लिखा है, उसको आप देख लीजिए। वी शुड रेस्पेक्ट टू आवर नेशनल सिंबल, जैसे हमारे नेशनल तिरंगा है, जैसे हमारे राष्ट्रीय गान है, जैसे हमारा राष्ट्रीय गीत है, जैसे हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है, जैसे हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो जो भी नेशन सिंबल है उस सारे सिंबल को रेस्पेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम उसके खिलाफ जाते हैं, यदि हम उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हम पर डिफरेंट आर्टिकल का यूज करके पनिश किया जा सकता है, हमको सजा दी जा सकती है। ओके, नेक्स्ट इज वी मस्ट रिस्पेक्ट आइडियल्स एंड फॉलो देम इन आवर डेली लाइफ। जितने भी आइडियल्स थे, आइडियल्स मीन्स जो इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, जो सवेरेनिटी है, लिबर्टी है, सेक्युलरिटी है, जो हमें प्रियम्बल में दिया गया है, या हम अपने चैप्टर में वीडियो नंबर 2 या 3 में हम लोगों ने पढ़ा और बहुत डिटेल से पढ़ा है। तो उसको फॉलो करना, उसका रेस्पेक्ट करना, उसका पालन करना हमारे लाइफ में बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम पनिशमेंट किए जा सकते हैं। ओके, ये बेटा शुड है। नेक्स्ट इज वी शुड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। हम अपने देश में जो एकता है, अखंडता है, संप्रभुत्व है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुत्व। दिख रहा होगा, सुन लीजिए, संप्रभुत्व जो हमारे प्रियम्बल में भी मेंशन है। तो संप्रभुत्व, इक्वालिटी, यूनिटी, एकता और अखंडता है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। हाँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी ड्यूटीज हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे, उसमें कहीं किसी प्रकार की टूट फूट ना हो, लोग खंडित ना हो, इसकी प्रयास करना चाहिए। हमारी ड्यूटी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन किया गया 42nd अमेंडमेंट में, दैट इज नॉन एज फंडामेंटल ड्यूटी। इसको क्या कहा जाता है बेटा? फंडामेंटल ड्यूटीज। समझ गए हैं? होप यू आर गेटिंग मी। आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। आपको ये चैप्टर यही ऊपर होती है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि अगला ज्योग्राफी, हिस्ट्री या सिविक्स ही कंटिन्यू करूं। इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आपको जो प्रॉब्लम होगा उसकी भी कमेंट कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।